नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। 1954 में एक नारा लगा था, हिंदी चीनी भाई भाई। उसके बाद 1962 में क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने न सिर्फ धोखा खाया बल्कि अपनी जमीन भी गंवा दी थी। उसके बाद के भी 6 दशक कई धोखों से भरे हुए रहे, लेकिन कल जब से यह खबर निकलकर सामने आई कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर समझौता हो गया है और दोनों देश अप्रैल 2020 वाले हालात बहाल करने पर तैयार हो गए हैं, तब से एक बार फिर से हिंदी चीनी भाई भाई वाला सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल इस समझौते की आधिकारिक जानकारी दी। इसका मतलब भी बताया कि चीन की सेना उन इलाकों से पीछे हटेगी जहां उसने अतिक्रमण करके रखा हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समझौते को भारत के कूटनीति, धैर्य और संयम का परिणाम बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी समझौते की पुष्टि की है और कहा है कि एलएसी पर तनाव घटाने के लिए वो भारत के साथ चलने को तैयार हैं। और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी समझौते का स्वागत किया है, लेकिन उनकी एक लाइन काफी ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने कहा कि विश्वास होते होते ही बहाल होगा। क्या आर्मी चीफ ये कहना चाह रहे हैं कि चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता? अब आपको उस तस्वीर पर लेकर चलते हैं। इस समझौते से आगे क्या क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट के लिए इस वक्त रूस में हैं और कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होने की संभावना है। इंतजार किया जा रहा है कि इस मुलाकात से ऐन पहले एलएसी पर समझौता होना है। क्या हिंदी चीनी भाई भाई के नारे फिर से लगने की निशानी है? क्या इस समझौते में चीन की ओर से दोबारा गलबान ना दोहराए जाने की गारंटी है? चीन ने अपनी विस्तारवाद की चाल सच में क्या बदल दी है? महादंगल में इसी पर करेंगे चर्चा। उसके पहले सारे पक्षों को एक बार सुन लेते हैं। These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. भारत चीन बॉर्डर से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनयिक और सैन्य स्तर पर लगातार बात हुई। अब दोनों पक्ष समाधान पर पहुंच चुके हैं। Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management offline of actual control. We are trying to restore the trust. भारत सरकार को की प्रशंसा करनी चाहिए कि 4.5 साल के लिए डट के रहे अपने वक्तव्य पे, और मैं कहूँगा कि ये भारत और चीन रिश्तों के लिए एक अच्छी शुरुआत है। China and India being both big countries but neighbors, it is necessary for them to have, if possible, good neighborly relations. But as I said, trust but verify. तो हिंदी चीनी भाई भाई क्या इस तरह की स्थिति बनेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ दीपक वोहरा जी, पूर्व राजनीतिक के इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। मेजर जनरल रिटायर्ड विश्वंभर दयाल जी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, और आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आपसे ही मुलाकात और बातचीत करते हुए ये बताइए हमारे दर्शकों को, क्या वास्तव में शी जिनपिंग के साथ बातचीत की कोई प्लानिंग है, उसको लेकर तैयारी है? क्या बड़ी खबर जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? रूस में क्या मुलाकात संभव है और 2 सालों के बाद क्या बातचीत हो सकती है दोनों के बीच? देखिए, ऐसे जब इवेंट होते हैं, जब मल्टीलैटरल और बहुत सारे जो कंट्रीज जो एक साथ मिलती है, ऐसे कोई जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, उसमें बायलैटरल डिस्कशंस बहुत सारे होते हैं। लीडर्स दोनों कंट्रीज़ के मिलते हैं और अलग अलग लीडर्स, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि हम बहुत सारे लीडर्स से मिलेंगे। अब उसमें अगर चीन के जिनपिंग से मिलेंगे तो वो भी आपको जानकारी उसकी होगी, लेकिन इस वक्त कोई इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है और अभी इसकी कोई पुष्टि भी विदेश मंत्रालय ने नहीं की है कि वो मिलने वाले हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरह से उस पूरे ब्रिक्स सम्मेलन का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंटल एजेंडा है, जो मल्टीलैटरलिज्म के बारे में उन्होंने कहा है कि पूरा उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में है, सिक्योरिटी रीजन के बारे में है, इस सारी चीज़ों पे, क्लाइमेट चेंज के बारे में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ों पे चर्चा होने वाली है और इसके लिए बायलैटरल डिस्कशंस बहुत ज़रूरी है, बायलैटरल मीटिंग बहुत
ज़रूरी है साइडलाइन में जो होते हैं। और मुझे उम्मीद करनी चाहिए और हम सभी भारतीयों को उम्मीद करनी चाहिए कि इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10-11 सालों में जो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से अपनाई है, जिस तरह उसको फॉलो किया है, उसमें अपने देश के हितों की रक्षा की है और दुनिया में अपना पक्ष जो है मनवाया है। इसलिए अगर कभी ऐसी मीटिंग हुई तो वो भी मीटिंग उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हुए कि देश का जो हितों की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री जी जैसे बहुत सारे लीडर सब मिलते हैं, अगर वैसी बात बनी यहाँ तो वो भी मीटिंग होगी तो उसी दायरे के अंदर जरूर होगी। इसके पहले कि मैं अपने रक्षा विशेषज्ञों के पास जाऊं, आशुतोष जी से जल्दी से एक टिप्पणी मैं ले लेना चाहूंगी। आशुतोष जी, चीन एक ऐसा मसला रहा है जिस पर लगातार विपक्षी दल सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन ये जो कूटनीतिक स्तर पर बड़ी कामयाबी मानी जा रही है 2020 की स्थिति बहाल होने की, इसको लेकर अब ये दल कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या वास्तव में भारत सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और बहुत ज्यादा धैर्य का परिचय भी इस पूरे मामले में दिया गया है? देखिए, इसमें दो पहलू है। पहली बात तो ये कि ये भारत की विदेश नीति का मसला है और विदेश नीति के मसले पर पूरे देश के अंदर हमेशा एक सहमति होती रहती है। इसीलिए इस मसले पर मुझे नहीं लगता विपक्षी पार्टी कोई बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी। जो इस वक्त जो डेवलपमेंट हुआ है ये भारत के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की प्रसिद्धि के लिए और साख के लिए एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि चीन वो देश है जिस पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के ऊपर भरोसा किया, पंचशील की बात की, हिंदी चीनी भाई भाई की बातें हुई, लेकिन उसके बाद चीन ने किस तरीके से भारत के ऊपर हमला किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ पूरे देश के साथ धोखा दिया और भारत को 1962 की लड़ाई देखनी पड़ी थी। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए हैं जब चीन के साथ बॉर्डर पर हमारे झगड़े होते रहे हैं। यहां तक कि गलवान घाटी की बात हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, जब हमारे जो जवान थे, जो बहादुर जवान थे, जिनको शहादत भी देनी पड़ी थी। तो इसलिए जो कुछ इस वक्त है चीन के साथ दोस्ती, वो ठीक है, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसियों के साथ हमें अपना रिश्ता बेहतर रखने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम अपने स्तर पर कोई गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए भारत को दो स्तर पर लगातार अपनी तैयारी को रखना पड़ेगा। एक राजनयिक स्तर पर, यानी डिप्लोमेटिक स्तर पर, दूसरा मिलिट्री के लेवल पर भी, और तीसरा इंटेलिजेंस के लेवल पर भी भारत को हमेशा सतर्क रहना पड़ा। ऐसा अचानक ना हो कि एक दिन पता चले कि चीन फिर भारत की जमीन पर घुसने की हिमाकत कर रहा है और हम रंगे हाथ और हम जो है वी आर कॉट अनअवेयर हो जाएं। तो चीन के साथ मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दोस्ती करिए, लेकिन एक वर्किंग फंक्शनिंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक मिनिमम ट्रस्ट एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। बिल्कुल, यही भारत के हित में भी है और यही चीन के हित में। ये बड़ी बातें आपने कही है। पक्ष में नहीं हूं जो बार बार चीन को बिल्कुल राजनीति के मैदान में लाकर चीन के जरिए अपना फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। दीपक वोहरा जी, क्या सकारात्मक संदेश इस बात के रूप से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दोनों के बीच मुलाकात होगी, और अगर मुलाकात होगी तो क्या बात हो सकती है? आभारी हूँ मैम, जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने 3 वरिष्ठ फौजियों को बुला रखा है, मेरा क्या काम है यहाँ पर, इनकी तो जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, मेजर जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब की। आपने जिक्र किया है भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध। हाँ, ये जो खबर अभी आई है ब्रिक्स समिट से पहले, ये काफ़ी लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मेन पर्पस प्राइम मिनिस्टर का, ना हम भूलें, कजान जाने का ब्रिक्स समिट था और द्विपक्षीय संबंध जो हमारे रूस के साथ है। पहले दिन उनकी बायलैटरल मीटिंग हुई है व्लादिमीर पुतिन के साथ और फिर उसके बाद ब्रिक्स समिट। मैम, एक चीज़ बताऊं, मेरा नाम दीपक है और दीपक रोशनी देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ व्लादिमीर नाम का मतलब क्या होता है, जो बहुत अच्छा नेता हो, जो वर्ल्ड का रूलर हो। और नरेंद्र का क्या नारा, जो इंसान होता है, इंदिरा, जस्ट रूलर, अ पावरफुल रूलर, अ ग्रेट रूलर, दोनों के नाम बिल्कुल उनके मीनिंग सेम है। और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज आज मैं देख रहा था, जैसे व्लादिमीर पुतिन उनकी तरफ देख, जैसे किसी बड़े भाई की तरफ देख रहे हो, तो लगता है कि उनका आपस में जो संबंध है ये दुनिया भी देख के खुश होगी कि ये 2 देश हैं। मैम, एक चीन के बारे में मैं बता देता हूँ, एक रूसी मुहावरा है और मैं आपको उसको बताता हूँ वो क्या है। दावरे नो प्रोवेरिया, इसका मतलब होता है कि भरोसा चाहे करो लेकिन वेरीफाई करो, हमेशा आंखें खुली रखो। ये चीन के लिए है और रूस के लिए भरोसा दे देती हूँ। आपने कहा कि दीपक नाम और उसका यकीनन और उसके दूर तलक असर है, वो उजाला भी देता है, लेकिन कई बार इस मुहावरे का भी इस्तेमाल होता है, दीपक तले अंधेरा। तो चीन के साथ कई बार इस रिश्ते में भी हमने देखा है अचानक से उजाला होता है और थोड़े दिनों के बाद स्थिति जस की तस हो जाती है और बार बार सवाल खड़े होने लगते हैं। लेकिन कम से कम एक सकारात्मक संदेश तो है। अगर 2020 वाली स्थिति पर दोनों ही मुल्क जाने पर सहमत हो गए
और यहां पर प्रधानमंत्री से शी जिनपिंग की बातचीत की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो कम से कम एक सकारात्मक दिशा में क्या दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? और 3 ऐसी बातें जिसका विशेष ध्यान हिंदुस्तान को रखना होगा, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कल का जो समाचार है, और अगर इस पे अगर खरे उतरते हैं चाइनीज अपने प्रॉमिस पे, हाँ। और अगर ये पूरा का पूरा शेप लेता है, तो भारत और चाइना के लिए नहीं, मैं समझता हूँ पूरे के पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे अगर इंडिया और चाइना के डिफरेंसेस कम होते हैं, और अगर इंडिया और चाइना के डिफरेंसेस कम होने से रशिया ऑलरेडी हमारे क्लोज है, तो दुनिया में जो इस टाइम हाहाकार मची है उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का मैसेज जाएगा। जहां तक के धैर्य की बात है, देखिए चाइना के साथ धैर्य इस्तेमाल करना पड़ता है। 1986-87 में जब सुमदुंगजो में नॉर्थ ईस्ट में जब जो हादसा हुआ था, तो 1993 ट्रीटी तक उसमें हमें चलते रहे, 4-5-6 साल तक हमें घसीट के रखा गया चाइनीज ने, और फिर 93 में जाके ट्रीटी के बाद कंप्लीटली स्टेबलाइज हुआ। तो ये प्रोसेस है, स्टार्ट है। अगर कुछ लोग सोचते हो कि अब ये इस विंटर्स में, देखिए विंटर्स आएंगे, अब तो पेट्रोलिंग वैसे ही कम होएगी, अगले समर्स में जाके जब इसका एक्चुअली इसकी ग्राउंड पे अगले अप्रैल मई के बाद इसकी शेप रूपरेखा जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो जब तक हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना इंडिया अफोर्ड कर सकता, ना चाइना अफोर्ड कर सकता एक और कन्फ्रंटेशन दुनिया के अंदर। तो बहुत अच्छी बात है। जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चाइना सिर्फ एक ही चीज समझता है, और वो समझता है ताकत। भारत को ताकतवर बनता रहना पड़ेगा, अपनी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, बिल्कुल, बिकॉज चाइनीज नहीं समझते कोई भी। दूसरा, चाइना बहुत लंबी सोचता है, और चाइना की जो वॉरफेयर है, जो इंटेलिजेंस, साइबर, ऑल दीज थिंग, इसको इंडिया को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पूरा सतर्क रहना पड़ेगा। और तीसरा, मेरा मानना यह है कि जो हमारा इकोनॉमिक, जो चाइना की मेन क्या है, हमारा जो वहां से ट्रेड है, उसका जो सरप्लस है चाइनीज के लिए, मैं समझता हूं उसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और हमें मैन्युफैक्चरिंग पे, नॉट ओनली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो हम आत्मनिर्भरता कह रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें हमें चाइना से निकल के आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो चाइना के साथ हमें इक्वलिटी की रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ के साथ अच्छी रिलेशनशिप मिलेगी, ना कि किसी किस्म की कमजोरी के साथ। और जहां तक ब्रिक्स सम्मेलन है, देखिए ऐसे टाइम पे ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है जब दुनिया में, और वहां 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत इफेक्टेड हैं, रशिया और यूक्रेन, और ईरान भी है। तो इस टाइम पे ब्रिक्स सम्मेलन को लार्जर पर्सपेक्टिव से देखिए, और क्योंकि भारत एक स्टेबल कंट्री है, भारत की अपनी एक छवि है, मैं समझता हूं दुनिया में जो पीस की इनिशिएशन है वो बहुत जरूरी है ब्रिक्स से निकल के आने का। कजान से पीस का मैसेज जाना चाहिए, ना, और प्रॉस्पेरिटी का मैसेज, ना कि कन्फ्रंटेशन, और नाटो से कन्फ्रंटेशन, वेस्ट से कन्फ्रंटेशन, ये सब डायलॉग युद्ध को लेकर भारत अपने रुख पर कायम है। आज प्रधानमंत्री ने फिर वही बातें दोहराई, और युद्ध को लेकर जो हमारा स्टैंड है, बार बार हिंदुस्तान हर मोर्चे पर उसकी बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है। वो एक तरफ व्लादिमीर पुतिन को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है ज़ेलेंस्की के लिए। लेकिन एक बार फिर से मैं आती हूं चाइना के मुद्दे पर। दीपक बोहरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर शंकर दयाल जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। आप सहमत नहीं थे इनकी बातों पर कि दूर तलक नहीं सोचता है चाइना? और चाइना बिल्कुल दूर तलक नहीं सोचता, वो बेवकूफ लोग हैं, वो कल के आगे देखते नहीं हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि चाणक्य जिसकी हम संतान है, उसी ने कहा था, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, अब मैं आ जाती हूं शंकर जी आपके पास। शंकर प्रसाद जी, मेरा सीधा सा सवाल है, बड़ा दिन क्या इसको माना जा सकता है अगर 4 सालों के बाद यह बड़ी खबर सामने आई कि दोनों ही देश कम से कम 2020 वाली स्थिति पर जाने को तैयार हो गए हैं, और दूसरी तरफ बातचीत की भी जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं, और इसके लिए कई पहल भी हुए हैं, कई स्तर की बातचीत भी हुई है। यहां से किस तरह का संदेश आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका जवाब मैं ये दूंगा कि जी हाँ, ये बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। ये ब्रिक्स की सिचुएशन में हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एडवांटेज। ब्रिक्स के जो मुद्दे हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, उस पर अभी आपने बातचीत कर ली अपने पैनलिस्ट के साथ, उनको दोहराना नहीं चाहता। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है आज चित्रा जी, वो ये है कि चाइना अब समझता है कि भारत की सेना एक कमज़ोर सेना नहीं है। भारत की सेना ने जिस प्रकार से गलवान में दिखाया, जिस प्रकार से कैलाश रेंज पर कब्जा करके दिखाया, उससे चाइना को यह समझ में आ गई है कि युद्ध के जरिए वो भारत को हरा नहीं सकता। अगर वो 50,000 ट्रुप्स वहाँ रख सकता है
तो भारत भी ये कैपेबिलिटी रखता है कि 50,000 ट्रुप्स वहाँ पर तैनात रहें। अगर वो टैंक रेजिमेंट्स ला सकता है तो भारत की टैंक रेजिमेंट्स वहाँ ले जा सकती है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उससे ये साफ जाहिर हो गया है चाइना को कि भारत वो भारत नहीं है जो 1962 का भारत था, ये वो भारत नहीं है जो 2020 में था। मैं तो कहूँगा आज की भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है। तो इस वजह से पिछले 2-3 साल तक गलवान के बाद कोई ऐसी हरकत हुई नहीं है जिससे कि चाइना ये दिखाए कि कोई हमें, और आप साथ साथ देखिए कि किस तरीके से हमारी इंडियन एयरफोर्स में इसमें तब्दीली की है। और इसके साथ साथ अब ये भी देखिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत की पोजीशन कहाँ पहुँच गई है। आज आपने क्वाड को देखा तो आप देख रही हैं कि किस तरीके से भारत डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग हो रहा है। डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग के साथ साथ मिलिटरली स्ट्रेंथ उसने दिखा दी और स्ट्रेंथ हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में अगर बायलैटरल साइड लाइन्स पे मीटिंग हो जाए शी जिनपिंग के साथ तो बहुत अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ, और दीपक वोरा जी शायद इससे सहमत रहेंगे, कि इस प्रकार की मीटिंग की जब बातचीत होती है तो उसके पीछे बहुत कार्यक्रम हो चुके होते हैं। एक जब प्रधानमंत्री के लेवल के लीडर एक किसी मीटिंग में जाते हैं तो ऐसे ही जाके वहाँ पे बातचीत शुरू नहीं होती है, इसकी प्रिलिमिनरीज बहुत होती हैं। इसकी डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत बातचीत हुई होगी कि किस प्रकार की मीटिंग होगी, किन मुद्दों पर बातचीत होगी। उसी प्रकार से मिलिट्री लेवल पे भी एडिक्वेट ब्रीफिंग हो चुकी होगी कि मिलिट्री की पोजीशन क्या है। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क गॉन इन, मोर हार्ड वर्क गॉन इन, जो कि अब आपको सामने दिखेगा अगर मीटिंग होती है। सारे वर्ल्ड इस चीज को उम्मीद रखती है कि क्योंकि भारत का कहना यह है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो शायद हो सकता है इस मीटिंग को हो। और ये मीटिंग मेरे ख्याल से तो होगी नहीं, तो इसकी एडवर्टीजमेंट इतनी होती नहीं, इसकी तैयारी डिप्लोमेटिकली। और मैं देख रहा हूँ वोरा साहब अपने इशारे से बता रहे कि वो सहमत है इस बात से। इट इज़ नॉट जस्ट ऑफ द कफ कि जी मीटिंग हो गई, ऐसा नहीं होता है। मीटिंग के लिए बहुत तैयारी हुई है, डिप्लोमेटिक तैयारी हुई है, मिलिट्री तैयारी हुई है, और उनका क्या नतीजा निकलेगा उस पर भी बातचीत हो चुकी है। क्या चाइना वाकई जाएगा? तो इसमें आप देखिए एक लफ्ज़ निकला था बीच में, इंडिया का चाइना से बातचीत होगी ट्रेड पे। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना। चाइना को इससे बहुत परेशानी है कि इंडिया के लिए ट्रेड बंद हो गई है। तो ट्रेड की आगे बात प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दी है, एनर्जी सिक्योरिटी कह दी है, सोवरेन इंटेग्रिटी कह दी है। तो दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर कह दिया। तो यानी कि लड़ाई तो नहीं हो सकती, लड़ाई के तो कोई मुझे लग नहीं रहा हो, क्योंकि चाइना समझता है कि अगर उसने लड़ाई की पहल की तो उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जिस तरह से गलवान में 20 हमारे मारे, 40, 50, 60 उसके मरे। तो उसके बाद उसने सोच समझ आ गई है कि भारत सेना कमज़ोर नहीं है, नाइदर इन इक्विपमेंट नॉर इन लॉजिस्टिक्स नॉर इन मेंटल थिंकिंग। हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज की थिंकिंग बदल गई है। वी आर नाउ एन ऑफेंसिव थिंकिंग आर्मी, वी आर नाउ एन ऑफेंसिव थिंकिंग आर्म फोर्सेज। अब एयरक्राफ्ट को देखिए, राफेल एयरक्राफ्ट जो है हमारा, वो पूरी तरह से सक्षम है इस समय माउंटेन्स में जाने के लिए। सो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस विच इज लैकिंग। तो डिफेंस प्रिपरेशन को देखते हुए डिप्लोमेटिक एग्रेसिव, आपको याद होगा डोकलम में क्या हुआ था। डोकलम में डिप्लोमेसी वाज द मेन थिंग, रिजॉल्व द सिचुएशन, मगर उसके पीछे था कौन? मिलिट्री पावर। सो मिलिट्री पावर एंड डिफेंस, जैसे वोरा साहब मानेंगे, मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो वो हो रहा है। इस ताकत को देख के मेरे को पूरी उम्मीद है, और उम्मीद मेरे ख्याल से पूरे देशवासियों को होनी चाहिए कि इस समिट से कुछ फायदा होगा। शायद कोई डिसएंगेजमेंट हो जाए, शायद कोई पेट्रोलिंग हो जाए, शायद कोई नॉर्मलसी आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वी हैव टू फाइनली रिजॉल्व द बॉर्डर इशू। वो अभी रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, दैट्स ए वेरी लॉन्ग टर्म इशू। तो उस पर बातचीत बंद नहीं होगी, लेकिन डिसएंगेजमेंट हो जाए। और जब बार बार हम दूसरे देशों को ये बताते हैं कि बातचीत के जरिए ही किसी समस्या का समाधान हो सकता है, तो वही चीजें हमारे ऊपर भी लागू होती हैं जब हमारे पड़ोसी मुल्क या चीन जैसा राष्ट्र, जिससे अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरह के संबंध रहे, उसके साथ भी डील कैसे किया जाए। सैन्य कमांडर की 21 और राजनयिकों की 31 बैठकें हुई, जिसके बाद आज ये स्थिति आप देख रहे हैं। रातों रात ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसके बाद बातचीत की मेज पर दोनों देश यहां पर सामने आ गए और एक सही दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे काफी लंबे अरसे से लगातार पहल की जा रही थी। शायद आज उसी नतीजे पर दोनों ही मुल्क आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आपके पास आते हुए देखिए, चीन एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव दर चुनाव बीजेपी के लिए गले की फांस भी बनता रहा है। लगातार विपक्षी दलों की ओर से, खासतौर से चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो दूसरे और विपक्षी दल हो, वो लोग इस मुद्दे को उठाते रहे हैं।
तो अब गलवान जैसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी, उसको लेकर भारत सरकार ने दो टूक क्या कहा है चीन से? इस बारे में कोई भी जानकारी दे पाने की स्थिति में हैं क्या आप, जफर साहब? देखिए चित्रा जी, भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। बहुत पेशेंस से काम लिया। बैक चैनल डिप्लोमेसी जो होती है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, उसका पूरा इस्तेमाल किया और अपने स्टैंड को बिल्कुल क्लियर रखा। जो हमें चाहिए वही हमने अचीव करने की कोशिश की और वो अचीव किया। लेकिन साथ साथ आपको ये कहना, जो अभी कुछ हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि चाइना को इस पूरे डिस्कशन में, कई राउंड ऑफ डिस्कशन में आपको मालूम है, और हर डिस्कशन में इस बात को चाइना ने महसूस किया कि इंडिया को अब दबाना मुश्किल है। इंडिया खुद एक पावरफुल नेशन की तरह उभर के आया है और अब ऐसी लीडरशिप है जिसको पूरे दुनिया में सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे में अगर वो कोई जो एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच उनका है वो इस तरह से करना चाहे या फिर जो दबाने की कोशिश इंडिया को करे, वो अब नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए उन्होंने इस रुख को अपने बदला है और हमने इस बात को समझना चाहिए कि जो अपोजिशन के लोग कहते हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको कूटनीति आती नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। हमने जिस कूटनीति का इस्तेमाल किया है वो रिजल्ट आपके सामने है। चाहे वो दुनिया की कोई कंट्री हो, भारत के साथ अब अच्छा रिश्ता रखना चाहती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर हर प्लेटफॉर्म से एक ही नारा दिया है, पीस का नारा, अमन का नारा। और हम अपने आप को मजबूत जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम किसी जंग में जाने के लिए मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप को सक्षम और सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य जो बराबर रहा है वो पीस का रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हर बार पीस की दुनिया को अपील की है, पीस की तरफ लेकर गए, लेकिन अपने हितों की रक्षा बिना किए हुए कुछ भी दुनिया को एडवोकेट नहीं किया। सिन्हा जी, अब मैं सीधे आपके पास आऊंगी। बार बार अगर हमारे जितने भी गेस्ट यहां पर बैठे हुए हैं उनकी ओर से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत सारे मामलों में वो ताकत के साथ अपनी लड़ाई को लड़ते हुए दिखता है और गलवान में हम सब ने देखा भी था। तो क्या आज जिस बातचीत की मेज पर आने की बात हो रही है, बात बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या चीन को भी ये बातें समझ में आ रही हैं कि ज्यादा इग्नोर करना उसके लिए भी ठीक नहीं है? जय हिंद चित्रा जी। देखिए, मैं इसको 21वीं सदी के दूसरे और तीसरे शतक के के समय देखता हूँ। उस समय जब पूरी दुनिया बदल रही है, उस परिप्रेक्ष्य में देखना इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से शी जिनपिंग आए थे और उन्होंने खास करके 2012 के बाद आए हैं, 2015 में जब सी पैक और ये उन्होंने कहा कि चाइना हैज अराइव्ड, हेजेमनिक बिहेवियर, उनके डिप्लोमेसी में आपने देखा होगा किस तरह से एक एरोगेंस सभी जगह, और उसको टेम करना, उसको ना एक कहते हैं एक ड्रैगन बोला जाता है ना, ड्रैगन को टेम करना वो आज भारत ने किया। और 2017 से चल रहा है ये। 2017 में, आज तो हम लोग केवल 2020 की बात कर रहे हैं जब हम गलवान की बात करते हैं। हाँ। मगर दपसांग के ऊपर में जब आप हमारा एक तो उस समय डोकलाम की बात कर रहा हूं मैं, 73 डेज स्टैंड ऑफ, और मोदी साहब वहां गए थे वुहान में। उस समय का जो बातें हैं, जो समय आपके मीडिया में भी आया था, उन्होंने शी जिनपिंग को एक बात बताया था कि 21वीं सदी एशियन सदी है और ये हम दोनों मिलके चलेंगे। एलिफेंट बोला जाता है इंडिया को और वो ड्रैगन, तो हम इसमें उभर के आएंगे और दोनों की हित की भलाई है। उस समय शी जिनपिंग का एक उनका ये अपना ये कहना, क्योंकि वो डिक्टेटर्स होते हैं ना, वो अपनी सोच से चलाते हैं, चाहे माओ हो चाहे शी जिनपिंग हो। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, यूनिलैटरली हम विश्व में अमेरिका को भी पछाड़ करके निकल जाएंगे। आप तो एशिया पैसिफिक में या साउथ एशिया में आप तो कहीं है ही नहीं, वो कहीं आपको नहीं करना चाहते। ये 17 में बताने की चेष्टा की वुहान के अंदर में, फिर उन्होंने 2019 में बुलाया और साउथ में जहां गए थे, मगर शी जिनपिंग नहीं माने। जब उन्होंने 2020 में किया, परिस्थितियां बदली हैं गलवान में, और ये केवल गलवान की नहीं है। इसके अलावा यदि आप यांगसे में आए, क्योंकि मैं सुन रहा था सभीयों को, सबने सही बताया, मैं एब्सोल्युटली उनके साथ में हूं। क्योंकि देखिए, मिलिट्री ऐसा नहीं कि 62 के मिलिट्री और आज के 2024 के मिलिट्री अलग है। ये मिलिट्री 71 के बाद, उसके बाद भी पहले शंकर प्रसाद साहब बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, इनके समय भी मिलिट्री इतनी ही स्ट्रांग थी और बहुत बार हुई है।
62 के बाद 67 देखिए, बिल्कुल भगत सिंह ने उस दौरान, यदि आप ईस्टर्न में जाएं तो उससे भी ज्यादा तगड़ा काम किया था जो हम लोग गलवान में देखें। बिल्कुल। और मगर हमारे प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में ये चीज 2015 खास करके ये मैं मानता हूं 17 के बाद, और उसके बाद अब आप देखिए 2020 के बाद, गलवान के बाद जो हमारे कर्नल सुरेश बाबू साहब थे, जो उन्होंने बलिदानी 20 आदमियों की दी है, निहत्थे लड़े हैं, परिस्थितियां वहां बदली हैं। बिल्कुल। मोदी जी इसके बाद वहां गए थे और वो एक बहुत स्ट्रांग, और ऐसा नहीं कि एक मोदी साहब चले गए या यह लीडरशिप खत्म हो गया। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप आने वाले समय में कोई ऐसा नहीं कि कोई वीक लीडरशिप, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो सकता है। तो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी मिलिट्री है, डिप्लोमेसी। आज के ऐसा देखिए जो डिप्लोमेट हैं यहाँ बैठे हैं, दीपक बोरा साहब, बहुत उनकी इज्जत करता हूं, ऐसे डिप्लोमेसी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी, और ये कॉम्बिनेशन भारत के भाग्य में आपके 21वीं सदी के उस समय आया कि पूरी दुनिया बदल रही है। मैं उसको उस तरह से देखता हूं ना कि इसका एक इवेंट है। और आने वाले समय में भारत इसी तरह, क्योंकि हम एब्सोल्युटली कॉशियस हैं। आज मैं अभी मिल के भी आ रहा हूं, हमारे चीफ साहब का यह कहना है कि बफर जोन में हमारी नजरें गड़ी हुई। बिल्कुल। हम 21 मीटिंग कर चुके हैं कोर कमांडर लेवल। बिल्कुल। और हम यांगसे में, मैं फिर याद दिलाता हूं, इसी बीच यांगसे में धक्का मुक्की और मुंह तोड़ जवाब मिला था चाइना को। तो यदि हम ये कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि हम सोबर हो जाएंगे। हमें हर एक पल सजग होना है, मजबूत होना है और सामंजस्य रखना है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का मैं आपको दिखाना चाहता हूं राजनीति के नाम पे जिस तरह से चीजें होती हैं, और आपने डोकलाम के समय में देखा जब हमारे जवान लड़ रहे थे कंधे से कंधे मिला के 2017 में, तो हमारे कोई एक पोजिशन पार्टी का एक आदमी चाइना के साथ सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे थे, ऐसी खबरें आई हैं और वो मीडिया में ही चली, वो उनके एम्बेसडर के साथ मिल रहे हैं। तो ये चीजें नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, देश की भविष्य के ऊपर, देश की चीजों के ऊपर में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। संतोष जी से मैं जानूंगी इस बारे में कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ हिंदुस्तान के संबंधों की बात होती है तो देश के भीतर एक अलग तरह की राजनीति क्यों शुरू हो जाती है। लेकिन उसके पहले विशंबर दयाल जी, मैं चाहूंगी कि आप जरा विदेश मंत्रालय चीन की ओर से जो बयान सामने आया है उसको एक बार दिखा दें आप टीवी स्क्रीन पर, जिसको पढ़ के मैं बता सकूं कि यहां पर चीन भी किस तरह से आतुर दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान के साथ कम से कम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए। और विशंबर दयाल जी, मेरा ये सवाल है, चीन एक ऐसा मुल्क है हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को लेकर, देखिए पहले हम दिखा रहे हैं एलएसी पर लिन जियान जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, वो कह रहे हैं सीमा के मुद्दे पर राजनयिक और सैन्य माध्यम के जरिए संपर्क में रहे। इसके आगे वो अपनी बात को बढ़ाते हुए आगे बोलते हैं, अगर आप फ्रेम चेंज करें, दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान पर पहुंच गए हैं और खुशी भी जाहिर की गई है। चीन इन परिणामों की बहुत सराहना करता है, लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर भारत बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकता। हमारे पड़ोसियों को लेकर उसकी अपनी एक अलग तरह की रणनीति है, चाहे वो बांग्लादेश के मैटर पे देखें, चाहे नेपाल को लेकर देखें, चाहे हम पाकिस्तान को लेकर देखें। तो अभी चीन के साथ ये जो दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जिसका सामना आगे आने वाले दिनों में हमें करना पड़ सकता है और हिंदुस्तान को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, मेरा जहां तक तर्क, तो पहले बॉर्डर पे रहने की जरूरत है। चाइना जो है, एक बात बड़ी स्पष्ट है, देखिए चाइना कोई बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कभी भी नहीं कोशिश करेगा, ना कभी लड़ा ना कभी लड़ेगा। वो 62 वो एक दौर था 60-70s का चाइना का, उसके बाद चाइना ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है और ना चाइना लड़ाई लड़ना चाहता। चाइना का सिस्टमेटिक तरीका ये एक है कि कोयर्स दी अदर, मतलब दूसरी पार्टी को किसी तरह दबा लिया जाए, थोड़ा थोड़ा और उस पर प्रेशर रखा जाए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है ना, पहले तो इसको न्यूट्रल कर दो। जो भारतीय सेना है, जब आप पेट्रोलिंग करेंगे, जब आप स्टेबिलिटी लाएंगे एलसी पे, सबसे पहले तो अपना वो करना है। लेकिन इससे एक मैसेजिंग जाएगी, इससे एक मैसेजिंग जाएगी, नेबरहुड में मैसेजिंग जाएगी। जैसे नेपाल कुछ वीक पड़ रहा था, पीछे कुछ भूटान में भी वीकनेसेस नोटिस की है, और बांग्लादेश में जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं चाइनीज और पाकिस्तान और मिली जुली एक खिचड़ी लोगों की है। यही नहीं, म्यांमार में देखो तो वहां भी चाइना और इनकी एक खिचड़ी पक रही है। तो जो नेबरहुड में जो चाइना कर रहा है उसको भी भारत को स्लोली न्यूट्रलाइज करना चाहिए
और ये छोटी कंट्रीज हैं, ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज का अपना जैसे श्रीलंका की हमने मदद की है, लेकिन लंबी सोच के, लंबी स्ट्रैटेजी के जरिए इन कंट्रीज को हमें नेबरहुड को फ्रेंडली करना पड़ेगा भारत को, क्योंकि आखिर ये हमारा पड़ोस है और चाइना भी इस चीज को समझता है। पाकिस्तान और चाइनीज रिलेशंस कभी भी नहीं, अगले 20-25 साल तक चाइना इतना इन्वेस्ट कर चुका है, उनके रिलेशंस अगले 25-50 साल तक मजबूत हैं और दोनों एक हैं और उन पे भरोसा, पूरा भरोसा करना चाइना पे, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ी भूल होगी। चाइना पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि चाइना जो है वो ये कह रहे थे लंबी नहीं सोचता, चाइना घिनौनी भी सोच रखता है, इस बात का ध्यान रखो। और वहां लीडरशिप चेंज होती है, वहां भी पॉलिटिकल वहां एक पार्टी है, उसमें भी चर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। तो ट्रस्टिंग चाइना will be the biggest mistake, this is my belief। बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार इन तमाम बातों का ध्यान रखेगी, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए आशुतोष जी आपसे मेरा ये सवाल है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने हालांकि पाकिस्तान के संदर्भ में ये बातें कही थी कि हम मित्र का चुनाव तो कर सकते हैं, पड़ोसी का नहीं, और इसी वजह से पड़ोसी से हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हिंदुस्तान की हमेशा से शुरू से लेकर 1954 में तब जब जवाहरलाल नेहरू से तब से लेकर आज तक इसी तरह की रणनीति भी रही है। लेकिन मेरा ये सवाल है जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह की बातचीत होती है तो देश के भीतर चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उन दोनों के भीतर एक सुर दिखाई क्यों नहीं देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर जिनमें भारत का हित जुड़ा होता है? आपकी आवाज म्यूट है, अनम्यूट कर लें प्लीज, स्क्रीन अनम्यूट करें। देखिए चित्रा जी, जो बात अभी विशंबर दयाल जी ने कही, मुझे लगता है बहुत संजीदगी के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा है, और विदेश नीति और रक्षा के मामले में ऐसी ही संजीदगी और ऐसी ही गंभीरता की उम्मीद की जानी चाहिए। दिक्कत तब पैदा होती है जब विदेश नीति के मामलों में हम जिंगोइज्म करने लगते हैं। ये जिंगोइज्म से देश का नुकसान होता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि चीन है क्या, और चीन और भारत के रिश्तों के बीच में बैलेंस क्या है। आज की तारीख में चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर है, 18.53 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उसकी तुलना में भारत की इकोनॉमी 3.93 ट्रिलियन डॉलर है। ये फर्क है। चाइना का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है भारत की तुलना में बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा है। दूसरी बात हमें यह समझना पड़ेगा कि चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और उसमें भी जो बैलेंस है वो चाइना के फेवर में है। तकरीबन 1.3626 बिलियन डॉलर का ट्रेड हमारे दोनों के बीच में है, जिसमें 102 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, और भारत सिर्फ 15.3 बिलियन डॉलर को एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रेड का इम्बैलेंस है, इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ हमारी रिलेशनशिप बॉर्डर की रिलेशनशिप है, मिलिट्री रिलेशनशिप है, जहां हमको वाकई में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन जो इकोनॉमिक और बिजनेस का जो रिलेशनशिप है उसको भी हमें मेंटेन करना। और एक चीज मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि ये हमारे लोगों के बीच में कुछ लोगों की खास आदत है कि वो बार बार जो है वो जिंगोइज्म करके कि चीन को तो हम पटक देंगे, चीन को तो खत्म कर देंगे, ड्रैगन तो मर जाएगा, ये हो जाएगा। इससे भारत का नुकसान होता है, भारत की देश नीति का नुकसान होता है। आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन शांति से और चुपचाप करिए। चीन को पता भी न चले कि आपने कैसी तैयारी कर ली है। और अगर भारत अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को अगर पाकिस्तान चीन से अगर बेहतर कर ले। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने पिछले कुछ सालों में आपके पड़ोस में चारों तरफ से आपको इंसर्कल कर दिया है। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, ये सारे देश भारत को पीस ऑफेंसिव करके इन सारे पड़ोसी देशों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो ये करेगा तो चाइना का जो अपना जो उसके मंसूबे हैं वो अपने आप धीरे धीरे कमजोर होते पड़ जाएंगे, क्योंकि चाइना इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि भारत आज की तारीख में 62 वाला देश नहीं है। लेकिन भारत को भी समझना चाहिए कि जो 62 में चाइना था आज वो चाइना नहीं है। आज चाइना दुनिया की सुपर पावर है, दूसरे नंबर की पावर है, और अमेरिका को चैलेंज दे रहा है और अमेरिका उसे थ्रेटन फील कर रहा है। ये बात तो सही है शंकर दयाल जी, आप उनकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूं, देखिए भारत को सबसे जरूरी चीज है डिप्लोमेट्स अपना काम करते रहे, सेना अपना काम करती रहे। सेना डिप्लोमेट ना बनने की कोशिश करे, डिप्लोमेट सेना ना बनने की कोशिश करे। जब तक सेना ये ध्यान में रहेगी कि हर इंच हमारा है और चाइनीज 1 इंच कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, और ये रुझान जब तक सेना में रहेगा और डिप्लोमेसी की तरफ ध्यान ना दे, डिप्लोमेटिकली क्या कर रहे, क्या बातचीत करें, जब ग्राउंड पे जिस दिन वो पॉइंट जिस दिन पेट्रोलिंग पॉइंट 11 पे आप जाओगे, बात करोगे,
जब तक सेना इस किस्म का एटीट्यूड रखेगी, एग्रेसिव, कॉन्फिडेंट और जो इंडिया की जो छवि है उसके हिसाब से आप ग्राउंड पे अपनी नाप तोलिए। डिप्लोमेटिकली क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, सेना को सील कर दीजिए। सेना का मकसद जब तक ये रखोगे, भारत मार नहीं खाएगा, क्योंकि मार भारत जब खाता है जब पूरा मुल्क हा करने लग जाता है और कहीं ना कहीं हम भूल कर जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज ये वो। तो भारत को सेना बिल्कुल सील रखो उसको डिप्लोमेसी से। शंकर प्रसाद जी, अब मैं आपके पास सीधे आते हुए, देखिए सैन्य वार्ताएं कब हुई हैं? हाल के दिनों की मैं बात बता देती हूं। 2024 के फरवरी में हुई थी, 2023 में 3 दौर की, 2022 में 4, 2021 में 5 और 2020 में 8 दौर की सैन्य वार्ताएं हो चुकी हैं। उसके बाद आज हम इस स्थिति पर बैठे हैं कि दोनों देश एक सुर में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर वही बात जो आशुतोष जी ने कही, उनकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आज सुपर पावर की कतार में चाइना शामिल है। बहुत सारे मामलों में वो कहीं ज्यादा हमसे आगे खड़ा हुआ है और देश के भीतर। लेकिन मेरा ये सवाल है, जब भी चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क को लेकर बात होती है तो यहां पर हिंदुस्तानी एक जैसी सोच क्यों नहीं रखते हैं? हम अलग अलग पार्टियों में विभक्त होकर क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, इस तरह के मुल्क, उनको तो लगेगा कि देखिए इनके भीतर किस तरह की राजनीतिक रस्साकशी चल रही है और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, ये पॉलिटिकल बातचीत पे तो मैं समझता हूँ कि मेरे को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल इनकी आपस की लड़ाई है, इसमें मैं कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन 2-4 जितने आपके पैनलिस्ट ने अभी तक बातें की हैं उनसे सबसे हम सब सहमत हैं, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सिर्फ एक एडिशनल पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ जो आपकी डिबेट में अभी तक नहीं आया है जी। इंडिया इस समय अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझता है। बिल्कुल, इंडिया ने अभी तक कुछ साल पहले तक ये नहीं समझ पाए थे कि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें क्या बेनिफिट देती है। इस समय इंडियन ओशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं ट्रेड लाइन फॉर शिपिंग इंडस्ट्री। सारा ट्रेड वहाँ से जाता है, तो इस चीज़ को कभी हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया था। अब इंडिया समझने लगा है, चाहे इंडियन डिप्लोमेसी कीजिए, पॉलिटिक्स कीजिए, नेवी कीजिए, जिसके बारे में भी आप सोचें। लेकिन ये बात क्लियर है कि जिन बातों पर अभी तक बातचीत हो चुकी है, बॉर्डर नॉर्दर्न एरिया में आर्मी इक्विवेलेंट टू चाइनीज़ आर्मी, डेवलपमेंट बराबर हो रही है, एयरफोर्स सुपीरियर हो गई है, डिप्लोमेसी अच्छी हो गई। लेकिन नई बात जो सामने आ रही है पिछले कई सालों से, वो है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया। उससे अमेरिका बड़ा इंटरेस्टेड है, उससे यूरोपियन पास बड़े इंटरेस्टेड है, उससे ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्टेड है, जापान इंटरेस्टेड है, चाइना उससे परेशान रहता है कि अगर किसी प्रकार से इनका क्वाड का कोई समझौता हो गया और जिस तरीके से ये बातचीत चल रही है, तो क्या मैं आइसोलेट हो सकता हूँ वर्ल्ड के अंदर? तो हालांकि ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि चाइनीज़ इकोनॉमी इज सो मच बिगर देन आवर्स, पर यह भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है। इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आगे बढ़ के इंडियन इकोनॉमी के जो फ्यूचर है वो बेटर दिख रही है। आपको रोज देखती है कि किस तरीके से इंडियन पॉलिसीज को वर्ल्ड के अंदर रिकग्नाइज किया जा रहा है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अभी आप सबसे बड़ी बात जो आप देख रही हैं, जो ये रशिया के साथ बातचीत हो रही है, इसमें बात हो रही है एक करेंसी की। अगर आपने रशिया के ऊपर अमेरिका ने कोई सैंक्शंस लगा दिए हैं, उनके जितने बैंक्स हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप को बंद कर दिया है, तो रशिया कहता है कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। बिल्कुल, तो आप देख रही हैं किस प्रकार से ऑयल ट्रेड हो रहा है हमारा रशिया के साथ, रूबल रूपी ट्रेड हो रहा है। सो दिस इज अनदर डायमेंशन। अभी जो बातें हो रही हैं वो एक अलग नई चीजें सामने आ रही हैं कि जी हम छोड़ो, जो अगर डॉलर की बात है, डॉलर का अकाउंट इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया तो कर दिया, लेकिन हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं ऑयल में। आज रशिया का ऑयल, सोचते थे लोग कि रशिया के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो उसके तेल का क्या होगा, उसकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ ना। हाँ। भारत ने रशिया के साथ डील करके ट्रेड में, तो मैं ये कहता हूँ कि दीज आर ऑल कमिंग विद इन द गैम्बिट ऑफ डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है और वही तस्वीर इस वक्त रूस में बनती हुई दिखाई दे रही है।